ये कहानी ताइची के ऊपर है, जो कि कुंग-फू का एक प्रकार है। चाइना में ताइची को युआन और मिंग डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। उस समय पर ताइची का हर जगह यूज होता था, फिर चाहे एक्सरसाइज करने में हो या फिर युद्ध लड़ने में। पर ताइची कुंग-फू का एक ऐसा प्रकार है जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट है। इसमें किसी हथियार का यूज नहीं होता और ये ज्यादा घातक भी नहीं है। पुराने जमाने में ताइची सीखने की एक टेक्निक होती थी जो कि फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती थी। लेकिन यहाँ पर हर एक फैमिली की अपनी खुद की एक टेक्निक थी जो कि वो लोग सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही सिखाते थे, किसी बाहर वाले को ये सीखना अलाउड नहीं था। कहानी का मेन लीड वेचू ऐसे ही एक ताइची के हिडन ग्रुप का लीडर है। जब वेचू कहानी की फीमेल लीड फेंग प्याओ प्याओ से मिलेगा, तब ताइची की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। अब यहाँ से होती है कहानी की असली शुरुआत, जहाँ पर ग्रैंडपा प्याओ प्याओ को आवाज देते हैं कि इस तरह से पड़ी मत रहो, जल्दी से उठ जाओ वरना तुम कॉलेज के पहले दिन ही लेट हो जाओगी। प्याओ प्याओ जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ती है कि रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि वेचू था। वो उसे पूछती है कि कॉलेज जाने का रास्ता किस तरफ है। वेचू का ध्यान अभी बुक रीड करने में था, वो उसकी तरफ एक बार देखता भी नहीं एंड इशारे से उसे बता देता है कि कॉलेज उस तरफ है। प्याओ प्याओ जब उसके बताए रास्ते पर जाती है कि घूम फिर के वापस इसी जगह पर आ जाती है। वो कहती है कि लगता है कि उस लड़के ने मुझे गलत रास्ता बताया। वहीं कॉलेज में ताइची फैकल्टी में टीचर आकर अनाउंस करते हैं कि हमारे कॉलेज में वी फैमिली का वेचू वापस आने वाला है। ये सुनकर वहाँ खड़ा एक लड़का सोचता है कि वेचू ये तो वही है ना, हिडन ताइची ग्रुप का इकलौता वारिस। उसने 1.5 साल पहले इस कॉलेज में सभी स्टूडेंट को ताइची में हरा दिया था और वो यहाँ का नंबर 1 स्टूडेंट बना था। मगर उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया, किसी को कुछ भी पता नहीं। लेकिन अब ये इतने सालों के बाद वापस आ रहा है तो इसके पीछे वेचू का जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। वेल, इस लड़के का नाम तानलिन है और ये इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। टीचर कहते हैं कि अब जबकि वेचू वापस आ रहा है तो मैं उसे ताइची फैकल्टी का प्रेसिडेंट बना रहा हूँ। इस बात से किसी को आपत्ति तो नहीं। वहाँ पर हायांग नाम का एक लड़का खड़ा था जो कि पिछले 1.5 सालों से ताइची फैकल्टी का प्रेसिडेंट रहा था, पर वेचू के आने के बाद अब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। ये देखकर तानलिन को तो बड़ा मजा आता है कि इसका तो डिमोशन हो गया। हायांग वेचू के वापस आने की खबर सुनकर जल्दी से उसे मिलने चाहता है। वो उसे कहता है कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया, बताओ तुमने कॉलेज आना छोड़ क्यों दिया था। वेचू कहता है कि बस ऐसे ही मैंने ताइची की प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है। मैं पूरे दिन बस चेस खेलता रहता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ और इसमें मुझे काफी मजा आता है। दरअसल में 1.5 साल पहले वेचू के पैरों में किसी रीजन की वजह से इंजरी आई थी, जिस वजह से उसने कॉलेज आना बंद कर दिया था। वहीं एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए प्याओ प्याओ ने जो पेंटिंग लाई थी, कुछ लड़कियां अभी उसकी काफी तारीफ कर रही थी कि इस पेंटिंग को तो नंबर 1 रैंकिंग मिली है। प्याओ प्याओ इसे देखकर सोचती है कि ये क्या है, ये तो मेरी पेंटिंग नहीं है। सुबह जल्दी आने के चक्कर में मैं गलती से ग्रैंडपा की पेंटिंग उठाकर लेकर आ गई। वो कुछ बोलने चाहती कि वहाँ पर टीचर कॉन्ग आकर उस पेंटिंग की काफी तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर वो सोचती है कि अब तो मैं किसी को सच भी नहीं बता सकती, वरना सबको ये लगेगा कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए ये सारा झोल किया एंड अब मैं झूठ बोल रही हूँ कि ये तो मुझसे गलती से हो गया। ये है शाओ शाओ, प्याओ प्याओ की बेस्ट फ्रेंड। आज वो पहले दिन ही लेट हो गई थी, इसलिए प्याओ प्याओ टीचर कॉन्ग का ध्यान भटकाती है ताकि शाओ शाओ अपनी सीट पर आकर बैठ सके। आगे शाओ शाओ से बताती है कि ये वेचू है, पूरे कॉलेज में इसी राजकुमार के चर्चे हो रहे हैं। ये दिखने में खाली हैंडसम ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। 1.5 साल पहले ये कहीं गायब हो गया था एंड अब ये वापस आया है। प्याओ प्याओ इसे देखकर सोचती है कि ये तो वही गलत रास्ता बताने वाला लड़का है। क्लास पूरी हो जाने के बाद टीचर कॉन्ग प्याओ प्याओ को बताते हैं कि एग्जीबिशन के दौरान किसी स्टूडेंट की गलती की वजह से तुम्हारी पेंटिंग फट गई है, तो क्या तुम इसे दोबारा बना सकती हो। प्याओ प्याओ तो कोई बहाना मारकर इस चीज से निकलना चाहती थी कि टीचर कॉन्ग है कि पीछे ही पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो तो तुम्हारा टैलेंट सभी को दिखना चाहिए। 3 दिन के अंदर ही कोई बढ़िया सी नई पेंटिंग बनाकर लेकर आओ। प्याओ प्याओ अपने हॉस्टल रूम में वापस आने के बाद काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी
कि आज का तो मेरा पूरा दिन ही खराब है। पहले उस वेचू ने मुझे गलत रास्ता बताया, फिर ये पेंटिंग का छोल, एंड अब वो टीचर कौन चाहता है कि मैं एक नई पेंटिंग बनाकर उसे दूं। भाई मेरे अंदर मेरे ग्रैंडपा जितना टैलेंट नहीं है, मैं उसकी बराबरी की पेंटिंग नहीं बना सकती। पर फिर वो सोचती है कि क्यों ना मैं ग्रैंडपा की कोई दूसरी पेंटिंग लाकर सबमिट कर दूं। रात में हॉस्टल से बाहर जाना मना था तो ये दीवार कूदकर बाहर आती है। वहीं तानलिन अपने बंदों से कह रहा था कि वो वेचू अचानक से ही वापस आ गया, जिस वजह से मेरा पूरा बना बनाया प्लान खराब हो सकता है। तुम लोग जाओ और देख कर आओ कि वेचू सचमुच में डिसेबल है या फिर नहीं। वेचू अभी व्हीलचेयर से सीधा चलने की हालत तक आया था। उसके पैर अभी तक इतने मजबूत नहीं हुए थे कि वो दौड़ने कूदने जैसी चीजें कर सके। तभी ही वहाँ पर तानलिन के बंदे उसे पीटने के लिए आ जाते हैं। दूर से प्याओ प्याओ ये सब कुछ देखकर वेचू की मदद करने के बारे में सोचती है। वो अपने फोन से पुलिस का सायरन बजाती है, जिसको सुनकर ये सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के भागने के बाद वो उसके सामने आकर कहती है कि देखो अभी अभी मैंने तुम्हारी मदद की है तो थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। वेचू कहता है कि पर मैंने तो तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी, कि तभी ही वहाँ पर ये सभी लोग वापस आ जाते हैं। प्याओ प्याओ वेचू की शर्ट को फाड़कर जल्दी से अपने फेस को कवर करती है एंड फिर ताइची की मदद से उन सभी से फाइट करती है। वेचू देखता है कि इस लड़की की ताइची टेक्निक तो कुछ ज्यादा ही एडवांस है। यहाँ पर वेचू तो उसकी इस फाइटिंग स्किल को देखकर उसे काफी इम्प्रेस हो जाता है। प्याओ प्याओ तानलिन के सभी बंदों को ढेर करने के बाद वेचू का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से भगाकर काफी दूर लेकर आती है। वेचू अभी अपनी शर्ट फाड़ने के लिए उस पर काफी गुस्सा कर रहा था कि वो कहती है कि देखो ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए किया है, अब तुम सेफ हो तो तुम अपने घर जा सकते हो। वेचू के वहाँ से जाने के बाद जैसे ही वो अपने घर में एंटर करती है कि ग्रैंडपा कहते हैं कि बताओ वो लड़का कौन था और क्या तुमने बाहर वालों से फाइट की। कि वो कहती है कि ग्रैंडपा मैं जानती हूँ कि मेरी ताइची टेक्निक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर फिर भी मैंने उस भोले भाले लड़के की गुंडे लड़कों से जान बचाई। प्याओ प्याओ की बातों से हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा ने उसे जो ताइची टेक्निक सिखाई है वो कितनी ज्यादा एडवांस है, उसे ये बात पता नहीं है। आगे प्याओ प्याओ ग्रैंडपा को वो पेंटिंग वाला सारा झोल बताती है कि ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरी पेंटिंग लेने आई हो, तुम चाहो तो उसमें से एक ले सकती हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं वेचू वापस आने के बाद कॉलेज के डेटा में से प्याओ प्याओ के बारे में जान रहा था। वो कहता है कि अगर ये लड़की आर्ट फैकल्टी से है तो फिर इसे इतनी ज्यादा अच्छी ताइची आती कैसे है। पर रुको, ये तो फैंग फैमिली से बिलोंग करती है। अगले दिन प्याओ प्याओ ग्रैंडपा की लाई पेंटिंग को टीचर को दे देती है। उसे ये करते हुए काफी ज्यादा बुरा तो लग रहा था, मगर जो भी हो उसका काम बन गया था। वहीं वेचू अभी अपने डॉक्टर से मिलने गया था। वेचू उसे कहता है कि मुझे फिर से ताइची की प्रैक्टिस करनी है। कि डॉक्टर कहते हैं कि तुम अभी ये नहीं कर सकते, अगर तुमने ये किया तो तुम्हारे पैरों पर इसका सीधा असर होगा और रिकवरी होने में देर लगेगी। आगे प्याओ प्याओ वेचू के पास आकर उसे धमकी देती है कि अगर तुमने कॉलेज में किसी को भी ये बताया कि मुझे ताइची आती है तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। देखो मैं ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहती कि मुझे ताइची आती है, इसलिए तुम भी अपना मुंह बंद रखना। वेचू उसकी चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। दूर से आजिया नाम की एक लड़की जो कि उसी के ही कॉलेज से है, वो उन दोनों की फोटोज खींचकर कॉलेज के ग्रुप में डाल देती है। अगले सीन में सभी लोग प्याओ प्याओ और वेचू के ही बारे में बात कर रहे थे कि उन दोनों के बीच में पता नहीं कैसा रिलेशन होगा। प्याओ प्याओ जैसे ही बाहर आती है कि वो आजिया नाम की लड़की आकर उसे बुली करने लगती है कि तुम्हें कॉलेज में आए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम तो लड़कों को छेड़ने लगी, और तुम अपने आप को समझती क्या हो, वेचू जैसा इतना टैलेंटेड लड़का तुम जैसी को पसंद करेगा। तभी ही कोई पत्थर मारकर उसका फोन नीचे गिरा देता है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि आजिया ने ही उन दोनों की फोटोज को खींचा था एंड अभी ये प्याओ प्याओ को इसे लेकर धमका रही है, उसे बुली कर रही है। अब सभी लोग आजिया की बुराई कर रहे थे कि वहाँ पर आजिया की बेस्ट फ्रेंड जियारू आकर उसे बचाती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा, तुम जानती हो ना कि मैं वेचू को काफी पसंद करती हूँ, तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब पूरे कॉलेज को ये लगेगा कि वो प्याओ प्याओ वेचू के साथ है, वेचू को तो मेरे साथ होना चाहिए था। आजिया कहती है
कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया था, मगर जियारू उसकी बात नहीं सुनती। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो पत्थर मारने वाला लड़का वेचू था, उसी ने ही प्याओ प्याओ की मदद की थी। तानलिन के बंदे आकर हायांग की काफी बेइज्जती करने लगते हैं कि हमारी बॉक्सिंग फैकल्टी तो तुम्हारी ताइची फैकल्टी से काफी ज्यादा अच्छी है, तुम लोग तो अभी भी पुराने जमाने के कुंग-फू में अटके हुए हो, जबकि हमारी फाइटिंग स्किल तुमसे काफी ज्यादा बेहतर है। ये सुनकर हायांग उसे चैलेंज करता है कि चलो कंपटीशन करके देख ही लेते हैं कि बॉक्सिंग ज्यादा बेहतर है या फिर ताइची। अगर इस कंपटीशन में तुम लोग जीत गए तो मैं अपने 5 बंदों को तुम्हारी टीम में भेज दूंगा, एंड अगर हम जीते तो तुम्हें प्रॉपरली हम ताइची वालों से माफी मांगनी होगी। तानलिन के बंदे इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं, एंड फिर वापस आने के बाद तानलिन को ये सारी बातें बता रहे थे। वो सोचता है कि जिस लड़की ने उस रात वेचू की मदद की, पक्का वो हायांग के ग्रुप से ही बिलोंग करती होगी, उसे बस उस लड़की को ढूंढना था, इसलिए तानलिन ने ये सारा कंपटीशन का नाटक किया। आगे ये न्यूज़ पूरे कॉलेज में वायरल हो जाती है कि हायांग और तानलिन के ग्रुप के बीच में फाइट होने वाली है। आगे कंपटीशन के कुछ घंटे पहले ही तानलिन के बंदे आकर हायांग को अपनी बातों में उलझाने लगते हैं कि पीछे से एक बंदा उसके पीने के पानी में कुछ मिलाता है, जिस वजह से हायांग को पेट में गड़बड़ हो जाती है। इस कंपटीशन को देखने के लिए पूरा कॉलेज काफी ज्यादा एक्साइटेड था। हायांग नहीं आया था, फिर भी तानलिन इस कंपटीशन को स्टार्ट कर देता है। इस कंपटीशन को देखने के लिए प्याओ प्याओ भी आई थी। हायांग के सारे मेंबर्स तानलिन के बंदों के सामने एक के बाद एक करके हारते जा रहे थे। तभी ही वहाँ पर 2 ट्रांसफर स्टूडेंट आते हैं। लड़के का नाम था चेन बिंग और लड़की का नाम था निंगशु। ये दोनों आज ही ताइची फैकल्टी में ज्वाइन हुए थे, इस हिसाब से ये दोनों कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। आगे चेन बिंग मैदान में उतरता है। उसकी ताइची टेक्निक इतनी ज्यादा बेहतर थी कि वो अकेला ही तानलिन के सभी बंदों पर भारी पड़ता है और लास्ट में इस कंपटीशन को जीत जाता है। प्याओ प्याओ चेन बिंग को देखकर सोचती है कि इसकी ताइची टेक्निक तो बिल्कुल मेरे जैसी है, पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो फेंग फैमिली से हूँ, जबकि ये तो चेन फैमिली का वारिस है। कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद तानलिन इन दोनों से बातें करने के लिए आता है, क्योंकि तानलिन को ये लग रहा था कि वेचू की उस रात मदद करने वाली लड़की शायद निंगशु होगी। लेकिन ये दोनों तो आज ही इस शहर में आए थे, जिससे तानलिन को पता लग जाता है कि ये वो लड़की नहीं है। दूर से प्याओ प्याओ उन सभी की बातें सुन रही थी। वो समझ जाती है कि तानलिन उसे ही ढूंढ रहा है। वहीं वेचू हॉस्पिटल में हायांग से मिलने के लिए गया था। वो उसे बताता है कि हम लोग जीत गए हैं। हायांग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग जीत कैसे सकते हैं, मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में था, एंड बाकी के सारे लोग ताइची में अभी काफी ज्यादा कमजोर है। वेचू उसे बताता है कि चेन बिंग और निंगशु वापस आ गए तो हम लोग बस उसी की ही मदद से जीते हैं। वैसे अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ऐसी हालत आखिर में की किसने होगी। हायांग से मिलने के बाद वो सीधा अपनी ग्रैंडमा के पास आता है, जहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि 1.5 साल पहले फंगजी नाम का कोई गुंडा था जो कि चाहता था कि ताइची का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाए। इसके लिए उसने अलग अलग फैमिलीज के वारिस को अपना टारगेट बनाया। उसने वेचू, हायांग, चेन बिंग और निंगशु को किडनैप कर लिया था ताकि वो उसे मार सके। और इन्हीं गुंडों से फाइट करने के दौरान वेचू को वो पैरों की इंजरी आई थी। अभी ग्रैंडमा कहती है कि वो सारा मामला तो शांत हो गया, पुलिस ने उन सभी गुंडों को अरेस्ट कर लिया है। शाओ शाओ प्याओ प्याओ से कहती है कि तुम तो कॉलेज की ब्यूटीफुल लड़कियों में से दूसरे नंबर पर आई हो, जियारू फर्स्ट आई है और लड़कों में वेचू हमेशा की तरह फर्स्ट आया है। फिर वो कहती है कि मुझे तो ये वेचू इतना ज्यादा कुछ खास लगता नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों लड़कियां इसके पीछे पागल है, हर वक्त वोट देकर उसे ही जिता देती है। प्याओ प्याओ को इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो मजे से अपना मांगा रीड कर रही थी। अगले दिन शाओ शाओ अपने हाथों से सूप बनाकर हायांग से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो हायांग को काफी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन हायांग उसकी हरकतों से काफी इरिटेट हो रहा था। ऊपर से उसे उसका बनाया सूप भी नहीं पीना था क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार था। आगे क्लास में आसिया जियारू से कहती है कि देखो
तुम तो कॉलेज की नंबर 1 ब्यूटी हो और वेचू यहाँ का सबसे हैंडसम लड़का। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। ये सुनकर जियारू के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। वो कहती है, अब तो मेरी इतनी ज्यादा तारीफ भी मत करो, मैं खुश हो जाती हूँ। तभी ही वहाँ पर वेचू आता है। वो बताता है कि मुझे आर्ट और कैलीग्राफी में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ कि टीचर कॉन्ग उसे अपनी क्लास को ज्वाइन करने की परमिशन दे देते हैं। वेचू प्याओ प्याओ के बाजू में जाकर सीधा बैठता है, पर जियारू को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरे सामने बैठा है। प्याओ प्याओ सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है, एंड आज तो मेरा पीछा करते करते मेरी क्लास में भी आ गया। क्या इसे मेरे पास से कुछ चाहिए या फिर ये मुझे एक्सपोज करना चाहता है कि मुझे भी ताइची आती है। अगले दिन शव शव फिर से हायांग से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो आज फिर से उसके लिए सूप बनाकर लाई थी। अब ना चाहते हुए भी हायांग को ये गंदा सा सूप पीना पड़ता है। वहीं वेइचू को सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चलता है कि तनलिन के बंदों ने ही हायांग को जमाल घोटा खिलाया था, जिस वजह से उसका पेट खराब हो गया। अभी वो इस फुटेज को देख ही रहा था कि उसकी नज़र प्याओ प्याओ पर पड़ती है, जो कि उसकी फोटो को बिगाड़ रही थी। वेइचू को उसकी ये हरकत काफी ज्यादा क्यूट लगती है। आगे वेइचू तनलिन के पास जाकर उसे कहता है कि तुमने कंपटीशन को जीतने के लिए हायांग के साथ जो किया वो काफी ज्यादा गलत था। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हायांग काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। आगे से तुम हायांग और ताइची फैकल्टी के लोगों से दूर रहना, वरना तुम्हारी इस फुटेज को मैं प्रिंसिपल को दिखाकर तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगा। वेइचू के जाने के बाद उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे इस तरह की धमकी देकर चला गया और मैं उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाया। आगे हायांग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वो सीधा वेइचू से मिलने के लिए आता है, जो कि अभी ताइची की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे देखकर हायांग को 1.5 साल पुरानी बात याद आती है, जहाँ पर ये सभी लोग उन गुंडों से फाइटिंग कर रहे थे और इसी दौरान वेइचू का पैर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया। ये तो अच्छा था कि पुलिस वहाँ पर सही टाइम पर आ गई, वरना ये सारे गुंडे तो उनको खत्म ही कर देते। हायांग इन सारी बातों को याद करके कहता है कि वेइचू ऐसा दोबारा नहीं होगा। आगे वेइचू को देखकर प्याओ प्याओ को ऐसा लगता है कि इसने हम सभी लोगों से झूठ बोलकर रखा है कि ये ताइची की प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि इसका मार्शल आर्ट तो हम सभी लोगों से काफी ज्यादा अच्छा होगा। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए वेइचू को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। वेइचू ने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी नहीं किया था, जिसे उसे पता चल जाता है कि फिलहाल ये ताइची की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। सीढ़ियों से गिरने पर वेइचू के पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। ये देखकर वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है। डॉक्टर वेइचू का ही फ्रेंड था। वो देखता है कि वेइचू इस लड़की के साथ कितना घुल मिल गया है। वैसे वेइचू को इतनी ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, पर फिर भी डॉक्टर कहता है कि ये तो पहले से ही डिसेबल था और तुमने इसे सीढ़ियों से गिरा दिया। अब पता नहीं इसके पैर कब ठीक हो पाएंगे। यहाँ पर प्याओ प्याओ को काफी बुरा लगता है कि मैंने बस अपने छोटे से डाउट को क्लियर करने के लिए इस बेचारे को सीढ़ियों से गिरा दिया। मुझे इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो डॉक्टर से कहती है कि डोंट वरी, अब से मैं इसकी केयर करूंगी। वेइचू डॉक्टर के सारे इरादों को समझ पा रहा था। अगले सीन में प्याओ प्याओ वेइचू के घर पर उसका ध्यान रखने आई थी कि वो उसे डोरकी देते हुए कहता है कि अगले दिन ग्रोसरी लेती आना, अब से तुम्हें मेरे खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। अगले दिन चैनबिंग और निंगशु वेइचू का हालचाल पूछने उसके घर पर आए थे। प्याओ प्याओ जब ग्रोसरी का सामान लेकर आती है तो ये देखकर चैनबिंग कहता है कि ओह, तो ये रूमर सच था, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और देखकर ये भी लग रहा है कि तुम दोनों तो एक ही घर में रहते हो। निंगशु, चलो यहाँ से चलते हैं, लगता है कि हमने इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है। प्याओ प्याओ चैनबिंग को कुछ एक्सप्लेन करने चाहती कि वो कहता है कि प्याओ प्याओ मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। अगले सीन में वेइचू देखता है कि इसने तो जला हुआ और काफी बेकार खाना बनाया है, मगर प्याओ प्याओ अपने खाने की तारीफ तो ऐसे कर रही थी मानो जैसे वो किसी बड़े होटल की शेफ हो। वेइचू एक बाइट लेकर दोबारा इसे खाने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब वो इसे टेस्ट करती है कि कहती है कि प्लीज इसे मत खाना, वरना तुम और भी ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। आगे खाना तो उसने अच्छा नहीं बनाया था, तो वो सोचती है कि मैं सफाई ही कर देती हूँ। वेइचू उसे बार बार टोक रहा था कि यहाँ पर ठीक से साफ करो, ये चीज काफी महंगी है, तो जरा ध्यान से। वो उससे तंग आकर उसे ही साफ करने लगती है।
आगे उसने सचमुच में किसी कीमती पॉट को नीचे गिरा दिया था। वेचू उसे डांट पाए उससे पहले ही वो उसके घर से भाग जाती है। वापस हॉस्टल आने के बाद वो कहती है कि मेरी एक गलती की वजह से मुझे अब वेचू की नौकरानी बनकर रहना पड़ रहा है। पता नहीं मैं किस मुसीबत में आकर फंस गई हूँ। शवशव कहती है कि अब तो तुम वेचू के साथ पूरे पूरे दिन रुकने वाली हो, तो कहीं तुम उसे पसंद ना करने लगो। वो कहती है कि मैं और वेचू इम्पॉसिबल है, मैं दुनिया के किसी भी लड़के को पसंद कर लूंगी पर वेचू को नहीं। वैसे तुम अपनी बताओ, तुम्हारी और हायांग की गाड़ी कहाँ तक पहुँची? कि शवशव कहती है कि पूछो ही मत, जब भी वो मेरे सामने आता है तो मैं नर्वस होकर अपना पोपट करवा देती हूँ। अगले दिन जब वो वापस से वेचू के घर पर साफ सफाई करने जाती कि वेचू उसे उस टूटे हुए पॉट की कीमत बताता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड होकर कहती है कि मैं तो इसकी भरपाई नहीं कर सकती। वेचू कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो तुम मेरी नौकरानी बन जाओ, मेरे घर का काम करके तुम इसे चुका सकती हो। वो फटक से मना करती है कि मुझे ये नहीं करना है, मैं तो तुम्हारी मदद इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैंने तुम्हें सीढ़ियों से गिराया था। वेचू कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा के पास से ही इस पॉट के पैसे मांगने पड़ेंगे। कि वो कहती है कि मैं नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम ग्रैंडपा को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। वेचू कहता है कि अब जबकि तुम मेरी नौकरानी बनकर यहाँ पर रुकने वाली हो तो मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा के पास से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए चलो ग्रैंडपा से मिलने के लिए चाहते हैं। अब ना चाहते हुए भी प्याओ प्याओ को उसे अपने साथ घर पर लेकर आना पड़ता है, पर बीच रास्ते में ही तानलिन के लोग इन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। तानलिन को वेचू की रियल पावर देखनी थी, उसे भी यहाँ पर यही लग रहा था कि वेचू बस कमजोर होने का नाटक कर रहा है। वो जैसे ही वेचू को मारने चाहता कि प्याओ प्याओ 4 मिनट के अंदर ही इन सभी को धूल चटा देती है। प्याओ प्याओ की ताइची टेक्निक देखकर तानलिन को भी पता लग गया था कि मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा था ये वही है। आगे घर जाते टाइम वो सोच रही थी कि ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि मेरी ताइची काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए मैं इसको किसी के भी सामने रिवील ना होने दूं, वरना सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आज वेचू की मदद करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। आगे ये लोग ग्रैंडपा के घर पर आ गए थे। ग्रैंडपा वेचू को देखकर प्याओ प्याओ से कहते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया, इतना हैंडसम लड़का तुमने पटा कैसे लिया। कि वो कहती है कि ग्रैंडपा इस तरह की बातें मत करिए, वो बस मेरा दोस्त है। वेचू जब ग्रैंडपा को अपना नाम बताता है कि वो समझ जाते हैं कि ये तो वी फैमिली का वारिस है, हिडन ताइची ग्रुप का लीडर। वो प्याओ प्याओ को किचन में किसी काम के बहाने से भेज देते हैं एंड फिर वेचू से अकेले में बात करते हैं। इन दोनों में क्या बातें होती है ये तो हमें नहीं बताया जाता, मगर अगले सीन में ग्रैंडपा प्याओ प्याओ से कह रहे थे कि अब से ये तुम्हारा टीचर है, अब से तुम वेचू के ही घर पर रहोगी और ताइची सीखोगी, ये जो भी करने को कहे वो तुम्हें करना होगा। प्याओ प्याओ तो वेचू को अपना टीचर बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहती थी, मगर वो ग्रैंडपा की काफी इज्जत करती थी, इसलिए उसकी बातों का मान रखती है। वहीं तानलिन चीजों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था कि एक छोटी सी लड़की आकर मुझे इस तरह से कैसे मार सकती है। कि तभी ही उसे किसी का कॉल आता है। वो बंदा उसे कहता है कि तुमने अभी तक वेचू को मारा नहीं, तुम कब तक इस तरह से करने वाले हो। तानलिन कहता है कि मैं आज नहीं तो कल वेचू को पीट कर ही रहूंगा, पर तुम अपनी बताओ तुमने अभी तक क्या किया। वो बंदा कहता है कि देखो मैं ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। अगले सीन में ये दोनों वेचू के घर पर आ रहे थे, जहाँ पर प्याओ प्याओ उसे उसके नाम से ही बुला रही थी। कि वेचू उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो तुम मुझसे थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो। प्याओ प्याओ कहती है कि मास्टर आपका हुक्म सर आँखों पर। आगे प्याओ प्याओ ने उसके लिए दोबारा खाना बनाया था। वो उससे कहती है कि ये पिछली बार से ज्यादा अच्छा है, तुम इसे एक बार टेस्ट करके तो देखो। इतना कहकर वो अपने खाने की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगती है। लेकिन वेचू जैसे ही इस खाने को टेस्ट करता है कि ये पिछली बार की ही तरह काफी ज्यादा बेकार था, मगर वो प्याओ प्याओ को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके खाने की तारीफ कर देता है। मगर प्याओ प्याओ जैसे ही वहाँ से जाती है कि वो खाना बाहर से ऑर्डर करवा लेता है। अगले दिन प्याओ प्याओ टीचर कॉन्ग के कहने पर किसी आर्ट एग्जीबिशन में गई थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी, मेरा मतलब है उसके दादाजी की भी पेंटिंग को लगाया गया था। यूशन नाम का एक लड़का जिसने आज ही कॉलेज में एडमिशन लिया, वो इस पेंटिंग को देखकर इसकी काफी तारीफ कर रहा था
कि इसको जिस किसी ने भी बनाया होगा वो पर्सन पक्का काफी टैलेंटेड रहा होगा। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि इस पेंटिंग को तो उसके बाजू में खड़ी लड़की प्याओ प्याओ ने बनाया है, कि वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में आर्ट को लेकर थोड़ी बहुत बातचीत होती है और यूशान वो प्याओ प्याओ को पहली ही नजर में पसंद करने लगता है। यूशान से बात करने के चक्कर में वो वेचू के घर आने में लेट हो जाती है। अभी वेचू अपने लिए रामेन बना रहा था। ये देखकर वो जल्दी से रामेन को खाने लगती है, पर देखती है कि ये क्या, वेचू तो ठीक तरह से चल फिर सकता है। वो याद करती है कि डॉक्टर ने तो उसे ये कहा था कि उसने उसे सीढ़ियों से थका दिया, इस वजह से वेचू 1 साल तक व्हीलचेयर पर ही रहेगा। वो कहती है कि तो डॉक्टर के साथ मिलकर तुमने मुझसे ये झूठ बोला ताकि तुम ये नौकरों वाले काम मेरे पास से करा सको। वेचू साउथ पोल के सुअर कहीं के, मुझे उल्लू बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वेचू कहता है कि मैं ये बात भूल कैसे गया, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। प्याओ प्याओ वापस हॉस्टल आने के बाद उसे काफी गालियां दे रही थी कि वो वेचू कमीना अभी तक मुझे उल्लू बनाता आ रहा था और मैं बेवकूफ़ों की तरह उसके सारे दिए काम कर रही थी। वो इसके बारे में शव शव को भी बताती है। आगे शव शव कहीं चली गई थी और प्याओ प्याओ अपनी स्टडी कर रही थी क्योंकि जल्दी ही उसके एग्जाम्स आने वाले थे। तभी उसे वेचू का कॉल आता है। वो कहता है कि वापस आ जाओ, मैं स्टडी करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। कि वो कहती है कि नहीं, मैं खुद से अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। वेचू अभी उसे कॉल पर बात कर ही रहा था कि अचानक से ही एक काले कपड़े वाली लड़की आकर उस पर हमला कर देती है। इस फाइट की आवाज को सुनकर प्याओ प्याओ को लगता है कि वेचू किसी मुसीबत में है, इसलिए वो उसके घर आने के लिए निकल जाती है। चैनबिंग और निंगशु वेचू से मिलने आ रहे थे जब वो घर के अंदर से लड़ाई की आवाज सुनते हैं कि वो लोग जल्दी से वेचू की मदद करने के लिए अंदर आ जाते हैं। इन दोनों को देखकर वो मिस्टीरियस लड़की वहां से भाग जाती है। अगले सीन में वेचू इन दोनों से कह रहा था कि तुम लोग मेरे घर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दो, मुझे लगता है कि ये लड़की मुझे दोबारा भी मारने आ सकती है। तभी ही वहाँ पर प्याओ प्याओ आ जाती है। वेचू नहीं चाहता था कि वो किसी भी बात को लेकर चिंता करे, इसलिए वो उसे झूठ बोलता है कि यहाँ पर एक चूहा आ गया था और मैं उसी से ही डरकर भाग रहा था। प्याओ प्याओ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि तुम सच में ठीक हो ना? कि वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम अब यहाँ पर आ गई हो तो जल्दी से सफाई कर दो। ये सुनकर प्याओ प्याओ को उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं सफाई नहीं करूंगी। वेचू को फाइट करने की वजह से अभी शरीर में काफी थकान महसूस हो रही थी। ये देखकर प्याओ प्याओ उसे उसके रूम तक छोड़ने चाहती है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। प्याओ प्याओ वेचू को अपने इतने क्लोज देखकर जल्दी से बाहर भाग जाती है एंड कहती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है। तो वहीं कमरे के अंदर वेचू का भी हाल कुछ ऐसा ही था। अगले दिन जब वो कॉलेज जा रही थी कि वेचू उसे रोककर उसे कुछ पीने के लिए देता है। वो जानती थी कि इसका पक्का सड़ा हुआ ही टेस्ट होगा, इसलिए वो उसे नहीं पीना चाहती थी। कि वेचू कहता है कि देखो अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी और आज से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। कॉलेज से वापस आने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करने जाएंगे। जब प्याओ प्याओ कॉलेज आती है कि उसे पता चलता है कि वो जापानीज लड़का यूशान उसी के ही क्लास में पढ़ने वाला है क्योंकि उसने आर्ट फैकल्टी को चूज किया है। टीचर कॉन्ग प्याओ प्याओ से कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर नया आया है तो तुम इसे पूरे कॉलेज के बारे में बताओगी। यूशान को देखकर तो शव शव 1 मिनट के लिए हायांग को भूल जाती है। वो कहती है कि ये जापानीज लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। क्लास ओवर हो जाने के बाद जैसे ही वो वेचू के घर पर जाती है कि ये उसके पास से ढेर सारी एक्सरसाइज करवाता है। उसने उसे 30 किलोमीटर दौड़ लगाने को कहा था जिसको प्याओ प्याओ वेचू को गालियां देते हुए पूरा करती है। आगे प्याओ प्याओ उसे बताती है कि हमारी क्लास में एक नया जापानीज लड़का आया है। वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और परफेक्ट है, मानो जैसे वो कॉमिक बुक से बाहर निकला हो। वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, उसे आर्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। टीचर कॉन्ग ने मुझे कहा है कि आज मुझे उसे पूरा कॉलेज घुमाना है तो अभी मैं जा रही हूँ। कि वेचू जेलस होकर उसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, अभी तो और भी ज्यादा एक्सरसाइज करना बाकी है। वो उसे दोबारा दौड़ लगाने को कहता है। आगे इसी तरह से ट्रेनिंग में काफी दिन लग जाते हैं। वेचू उसको सिर्फ ताइची ही नहीं सिखा रहा था बल्कि उसकी पढ़ने में भी मदद करता है, जिस वजह से आने वाले एग्जाम में प्याओ
प्याओ प्याओ अच्छे नंबरों से पास होती है। वहीं शाओ शाओ अभी भी हायांग को पटाने में लगी थी। वो उसके लिए लंच बॉक्स लेकर जाती है। हायांग को देखकर लगता है कि उसे शाओ शाओ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर वो थोड़ा करियर ओरिएंटेड टाइप का पर्सन लग रहा था, जिसको बस अपने काम से काम हो। आज इनकी छुट्टी का दिन था कि यूशान प्याओ प्याओ को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाना चाहता था, ताकि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। तभी ही वहाँ पर वेचू आ जाता है और वो इस जापानीज लड़के को देखकर दोबारा जेलस हो गया था। अब वो यहाँ पर यूशान को छलाने के लिए प्याओ प्याओ के साथ कुछ ज़्यादा ही लवी डवी होने लगता है एंड कहता है कि प्याओ प्याओ आज हमें प्रैक्टिस करने जाना है, तो चलो चलते हैं। फिर वो उसे बताता है कि जल्दी ही कुंग-फू का एक कंपटीशन आने वाला है और तुम इसमें हिस्सा लेने वाली हो, इसलिए आगे से ध्यान से ताई ची की प्रैक्टिस करना। आगे वेचू न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए प्याओ प्याओ के घर पर आया था। ये देखकर उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये नए साल के दिन पर भी हमारे घर पर आ गया। लेकिन ग्रैंडपा उसके आने पर खुश थे। वो उसके पास से परमिशन मांगता है कि मुझे प्याओ प्याओ को कंपटीशन के लिए रेडी करना है, कि ग्रैंडपा तो फटाक से मान जाते हैं। आगे प्याओ प्याओ वेचू के बिना ही यूशान और शाओ शाओ के साथ नाइट मार्केट में घूमने चली जाती है, जहाँ पर ये तीनों लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं एंड फिर छोटे बच्चों के साथ फायरवर्क्स चलाते हैं। आगे इनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। जब वो कॉलेज वापस आती है कि प्याओ प्याओ को पता चलता है कि उसके बारे में तो गॉसिप्स चल रही है कि वो वेचू के साथ साथ यूशन को भी फंसा रही है। वो एक ही साथ में 2 टाइमिंग कर रही है। आजिया प्याओ प्याओ को डराने के लिए उसकी बुक्स में रबर के कॉकरोचेस रख देती है, जिसको देखने के बाद प्याओ प्याओ बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वेचू को जब इसके बारे में पता चलता है कि वो जल्दी से उसे अपने घर बुला लेता है। जियारू वेचू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए जैसे ही उसके घर पर आती है कि प्याओ प्याओ को वेचू के घर पर देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। अगले दिन वो इस बात का सारा गुस्सा शाओ शाओ पर निकाल रही थी, उसे बुली करके, कि तभी ही वहाँ पर हायांग उसे बचाने आ जाता है। हायांग को देखकर ये जियारू भोली भाली बेचारी बनने का नाटक कर रही थी कि हायांग उसे धमकी देता है कि आगे से शाओ शाओ को तंग मत करना, वरना तुम्हारा सामना सीधा मुझसे होगा। ये सुनकर तो भाई शाओ शाओ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि हायांग ने मेरे लिए स्टैंड लिया। वहीं ये काले कपड़े वाली लड़की जाकर तानलिन से मिलती है, जहां पर ये दोनों मिलकर प्याओ प्याओ और वेचू के पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यहाँ पर हमें इस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता कि ये तानलिन के लिए काम करती है या फिर इसका मास्टर कोई और है, पर इतना जरूर पता था कि ये लड़की और तानलिन दोनों ही मिलकर वेचू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगले दिन यूशान कॉलेज में कुछ लड़कियों को डांट रहा था कि उसको प्याओ प्याओ के बारे में इतनी गलत सलत बातें नहीं फैलानी चाहिए। वो लड़कियां उससे पूछती है कि क्या तुम प्याओ प्याओ को पसंद करते हो। इस पर वो कहता है कि प्याओ प्याओ एक अच्छी लड़की है, मैं बस उसका एक फ्रेंड हूँ, पर उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी लड़का उसे पसंद कर ले। वेचू जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था, वो ये बात सुनकर उसे काफी गुस्से से घूर कर देखता है। वहीं चैनबिंग ग्रुप में सभी लोगों को ताई ची की प्रैक्टिस करवा रहा था कि वहाँ पर शाओ शाओ हायांग से मिलने आई थी, पर वो वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो उसका लंच बॉक्स वहीं पर ही रखकर चली जाती है। चैनबिंग कहता है कि वेचू और हायांग दोनों की ही सेटिंग हो गई, अब बस मैं अकेला ही बचा हूँ। मुझे खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए मुझे और कोई मिलेगी भी नहीं। निंगशु उसे कहती है कि तुम बकवास करना छोड़ो और इस लंच बॉक्स को हायांग को देकर आओ। आगे प्याओ प्याओ ने एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए जो पेंटिंग का झोल किया था, उसके बारे में सभी को पता लग गया था। अब पूरा कॉलेज मिलकर बस यही कह रहा था कि इसने तो एग्जाम को पास करने के लिए झूठ कहा, इसको कॉलेज में नहीं होना चाहिए, इसे कॉलेज से बाहर निकाल दो। टीचर कॉन्ग भी प्याओ प्याओ की इस हरकत पर गुस्सा थे कि वहाँ पर वेचू आकर प्याओ प्याओ की मदद करता है। वो कहता है कि प्याओ प्याओ काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो आप उसको दूसरा मौका दीजिए उसका दोबारा टेस्ट लेकर। टीचर कॉन्ग इस चीज के लिए मान जाते हैं। वो प्याओ प्याओ से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो दोबारा मुझे निराश मत करना। आगे प्याओ प्याओ काफी ज्यादा सैड थी, उसने अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था कि वहाँ पर यूशान आता है। जब उसे पता लगता है कि ये दोबारा पेंटिंग बनाने को लेकर काफी ज्यादा डर रही है,
कि वो उसकी नकल करके उसे हंसाने की कोशिश करता है। यूशान के साथ थोड़ी देर रहकर वो काफी खुश हो गई थी। दूर से वेचू उन दोनों को देखकर सोचता है कि मुझे कुछ करना होगा वरना ये जैपनीज लड़का बाजी मार लेगा। आगे प्याओ प्याओ जब उसके घर आती है कि वो उसे कैलीग्राफी और पेंटिंग के बारे में सिखा रहा था। कुछ दिनों के बाद उसके एग्जाम का दिन आ जाता है। यहाँ पर प्याओ प्याओ को सभी लोगों के सामने पेंटिंग बनाकर दिखानी थी। जब वो पेंट करने जाती कि टेबल बीच में से टूट जाता है। दरअसल में ये सब कुछ आसिया ने किया था ताकि सभी लोगों के सामने उसका मजाक बन सके। लेकिन प्याओ प्याओ यहाँ पर हार नहीं मानती और जरा सी घबराती भी नहीं। वो दोबारा पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है एंड थोड़ी ही देर में उसने बढ़िया सी पेंटिंग बना ली थी। इसको देखकर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। टीचर कॉन्ग कहते हैं कि माना कि इसने एंट्रेंस एग्जाम में झूठ बोला मगर इसने दोबारा खुद को साबित किया है। प्याओ प्याओ यहाँ पर सभी लोगों से माफी मांगती है कि उसे एंट्रेंस एग्जाम को लेकर किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब कोई भी उसे नाराज नहीं था। आगे यूशान वापस जापान जाने वाला था तो जाने से पहले वो प्याओ प्याओ को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें अपने देश जापान लेकर जाना चाहता हूँ। उसका ये कन्फेशन सुनकर प्याओ प्याओ के दिमाग में बस वेचू ही चल रहा था, जिससे वो समझ जाती है कि वो वेचू को ही पसंद करती है और वो यूशान को रिजेक्ट कर देती है। जब वो वेचू के घर पर आती है कि वो उसकी काफ़ी फिक्र कर रही थी कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं या फिर तुम्हारे घर की साफ सफाई कर दूं, उसका ये बदला सा स्वभाव देखकर वो कहता है कि अब इसे क्या हो गया। तभी ही वेचू के घर पर वो काले कपड़े वाली लड़की आकर दोबारा उस पर हमला कर देती है। इस बार उसने वेचू को इतना ज़्यादा जख्मी किया था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अगले सीन में डॉक्टर आकर वेचू का इलाज करने के बाद कहते हैं कि मैंने मना किया था ना कि किसी से लड़ाई मत करना और ना ही ताइची की प्रैक्टिस करना। इस बार की इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। मुझे लगता है कि तुम आगे चलकर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। ये सुनकर तो भाई वेचू की पूरी दुनिया हिल जाती है। ये सभी लोग वहाँ पर वेचू को देखने आए थे पर वेचू अभी काफ़ी परेशान था, इसलिए वो इन सभी को यहाँ से भगा देता है। हायांग अभी भी यहीं पर ही था। डॉक्टर से बात करने पर उसे भी पता चल जाता है कि वेचू अब से चल नहीं पाएगा। वेचू के बारे में जानकर तो प्याओ प्याओ को भी उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। आगे से वो उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रही थी तो ये चीज़ वेचू को पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि मैं डिसेबल हूँ इसलिए ये मुझ पर दया दिखा रही है। वो गुस्सा होकर उसे अपने घर से निकल जाने को कहता है कि तुम्हें यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकता हूँ। आगे तानलिन को जब वेचू की हालत के बारे में पता चलता है कि वो तो काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं अपने प्लान को ठीक तरह से अंजाम दे पाऊंगा। दरअसल में वो गुंडा फांगसी जो चाहता था वही तानलिन का प्लान था। उसे भी इस दुनिया से ताइची का नामो निशान मिटाना था। अगले दिन वेचू के मना करने के बावजूद भी प्याओ प्याओ उसके घर पर उसका ध्यान रखने आई थी क्योंकि वो जानती थी कि वेचू ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अगर उसने वेचू को इस हालत में छोड़ दिया तो वो तो काफ़ी अकेला पड़ जाएगा। घर का सारा काम करने के बाद जब वो वेचू को देखने आती है कि वो तो सो चुका था, वो कहती है कि ये सोते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है, बाकी तो हर वक्त बस सुअर की तरह मुझ पर चिल्लाता रहता है। आगे वेचू की ग्रैंडमा को उसकी हालत के बारे में पता चला था तो आज वो उससे मिलने के लिए आई थी। वो प्याओ प्याओ को देखकर समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसको वेचू काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। ग्रैंडमा प्याओ प्याओ से सवाल जवाब पूछने लगती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम क्या करती हो, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं एक्सेट्रा। कि तभी ही वहाँ पर वेचू आकर दादी माँ से बात करके उसका ध्यान भटकाता है, मानो जैसे वेचू यहाँ पर प्याओ प्याओ के बारे में उसे कुछ बताना ना चाहता हो। वहीं हायांग अभी लाइब्रेरी में बुक्स रीड कर रहा था कि वहाँ पर शव शव आकर कहती है कि चलो ना एक गेम खेलते हैं। वो अपने साथ टैरो कार्ड को लेकर आई थी। वो उसे कहती है कि जल्दी से इनमें से कोई 3 कार्ड चूज करो। हायांग ने जो 3 कार्ड चूज किए थे वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि आगे चल के ये दोनों बस दोस्त बनेंगे, इनके बीच में वैसा कोई रिश्ता नहीं होगा। शव शव तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है पर हायांग जिसे इन सारी बातों में कोई यकीन नहीं था वो इस चीज को काफी ज्यादा लाइटली लेता है। दूसरी तरफ प्याओ प्याओ वेचू को ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रही थी।
कभी वो लाइब्रेरी में जाकर कोई आयुर्वेदिक बुक ढूंढ कर आती है, तो कभी अपनी दादी से पूछ रही थी कि पैरों की इंजरी ठीक करने के लिए कौन सी दवाई बनानी चाहिए। वो वेचू को ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर का भी यूज करती है और इसी तरह से वेचू का ध्यान रखते रखते काफी दिन बीत गए थे। वेचू अब पहले की ही तरह फिर से चल पा रहा था और ये सब कुछ प्याओ प्याओ की ही वजह से पॉसिबल हो पाया। और इतने दिनों में तो इन दोनों का रिलेशन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वहाँ पर वेचू की ग्रैंडमा आकर प्याओ प्याओ पर बिजली बनकर टूट पड़ती है कि तुम जानबूझकर मेरे पोते के पास आई और उसे फंसाया ताकि तुम हमारी फैमिली की ताइची टेक्निक को चुरा सको। प्याओ प्याओ समझ नहीं पाती कि ग्रैंडमा आखिर में कहना क्या चाहती है। वेचू उसे साइड में लेकर चाहता है कि ग्रैंडमा कहती है कि तुम जानते हो ना कि प्याओ प्याओ के दादाजी ने हमें धोखा दिया, उसने हमारी वी फैमिली की ट्रेडिशनल ताइची टेक्निक को हमसे चुरा लिया और फिर वो भाग गए। वेचू कहता है कि प्याओ प्याओ के ग्रैंडपा के बारे में मुझे सब कुछ पहले से ही पता है और सब कुछ जानने के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं प्याओ प्याओ को हमारी फैमिली की ताइची टेक्निक सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे उस लड़की में वो बात नजर आई थी। ये सुनकर ग्रैंडमा को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि जो भी हो पर तुम हमारी वी फैमिली की ताइची टेक्निक उस लड़की को नहीं सिखाओगे। वेल यहाँ पर ग्रैंडमा तो अपनी बात रख के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये दोनों ग्रैंडपा के पास इसी बारे में बात करने के लिए आए थे। वेचू उससे कहता है कि प्याओ प्याओ के लिए प्लीज आप ग्रैंडमा से जाकर बात करिए और सारे पुराने इश्यू को सॉल्व कर दीजिए। कि वो कहते हैं कि माफ करना पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि ग्रैंडपा को अपनी जवानी में ताइची सीखने का काफी शौक था। वो जंगल में इधर उधर ताइची स्कूल को ढूंढ रहे थे कि वहाँ पर उसे ग्रैंडमा मिली। यहाँ पर ग्रैंडमा ने ग्रैंडपा को अपनी वी फैमिली की ताइची टेक्निक सिखाई और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आए थे। ग्रैंडपा ताइची में महारत हासिल करने के बाद वहाँ से भाग रहे थे कि ग्रैंडमा ने उसे रोककर कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर ग्रैंडपा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से भाग गए। ये कहानी सुनकर प्याओ प्याओ कहती है कि अच्छा तो आप इसीलिए मुझे हमेशा ही मना करते थे कि मैं अपनी ताइची टेक्निक को किसी के भी सामने ना दिखाऊं, क्योंकि ये वी फैमिली की हिडन ताइची टेक्निक थी। वेचू कहता है कि ये मामला तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, मुझे नहीं लगता कि वो आपको माफ़ करेगी। लेकिन दादाजी फिर भी ग्रैंडमा से बात करने के लिए चाहते हैं। वो उसे माफ़ी मांगकर कहते हैं कि प्लीज़ तुम प्याओ प्याओ को दूसरा चांस दे दो। ग्रैंडमा उसे देखकर कहती है कि बाहर वाले यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जो किया उसके बाद तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे कोई बात भी करूँगी? ग्रैंडपा अपनी उस गलती की वजह से अभी बहुत ही ज़्यादा पछता रहे थे। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं उस टाइम पर गलत था, पर मेरी गलती की सजा प्लीज प्याओ प्याओ को मत दो, उसे तुम्हारी वी फैमिली की ताइची टेक्निक सीखने दो। लेकिन ग्रैंडमा अभी भी उसे काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले सीन में दादाजी वापस आकर वेचू को ये सारी बातें बता रहे थे। वेचू को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दादी माँ ने उसे मना किया है, वो तो फिर भी प्याओ प्याओ को अपनी वी फैमिली की ताइची टेक्निक सिखा रहा था। यहाँ पर वो बताता है कि मेरा बस यही सपना है कि दुनिया में जो कोई भी ताइची सीखना चाहता है वो इसे सीख सकता है, हम फैमिली के लोग ही इसे क्यों सीखे। मैं सदियों से चलती आ रही इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर फैमिली के लोग ही ताइची को सीख सकते हैं। वहीं वी फैमिली के एल्डर्स को जब दादाजी के बारे में पता लगता है कि वो उसके घर पर आकर हल्ला मचाने लगते हैं कि ये वही चोर है जो कि हमारी ताइची टेक्निक को चुरा कर भाग गया था। वो लोग तो उसे मारने वाले थे। चनबिंग उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर ये लोग हैं कि किसी की भी नहीं सुन रहे थे। तभी ही वहाँ पर प्याओ प्याओ और वेचू आते हैं। प्याओ प्याओ देखती है कि इन लोगों ने दादाजी को इतना मारा कि उसकी हालत मरने जैसी हो गई है। वेचू ये सब कुछ देखकर सभी लोगों से कहता है कि प्याओ प्याओ मेरी फियोंसे है, तो इस हिसाब से वो हमारी फैमिली की ताइची टेक्निक सीख सकती है। ये सुनकर सारे एल्डर्स उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि ये तो किसी चोर की भंजी को अपनी बीवी बनाना चाहता है, ये भविष्य में हमारे ग्रुप का लीडर होने वाला है और ये ऐसी बातें कर रहा है। वो सभी लोग गुस्से में ही वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद प्याओ प्याओ डॉक्टर को बुलाने चली गई थी कि ग्रैंडपा वेचू से पूछते हैं कि क्या तुम उस फियोंसे वाली बात को लेकर सीरियस थे या फिर उनको भगाने के लिए तुमने ये झूठ बोला था। वेचू कहता है
कि मैं इस बात को लेकर सीरियस हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं शांति से मर सकता हूँ। अगर तुम प्याऊ प्याऊ का ध्यान रखने वाले हो तो मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। अगले दिन वी फैमिली के एल्डर्स ने एक मीटिंग रखी थी जहाँ पर वो लोग चाहते थे कि वेचू प्याऊ प्याऊ से शादी ना करे और न ही उसे ताइची सिखाए। पर वेचू उनको बताता है कि अगर हम फैमिली के लोग ही ताइची सीखते रहेंगे तो एक दिन फ्यूचर में ऐसा भी आएगा कि ताइची का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जो कोई भी ताइची सीखना चाहता है वो सीख सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ताइची को इसी तरह से जिंदा रख पाएंगे। पर ये सारे एल्डर्स पुराने नियम को ही फॉलो करने में लगे थे कि हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए वो गलत कैसे हो सकते हैं। वेचू उन सभी की बातों को सुनकर कहता है कि प्याऊ प्याऊ को मैंने अपना स्टूडेंट बनाकर कोई गलती नहीं की है। ये मैं आने वाले कंपटीशन में आप सभी लोगों को दिखा दूंगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं प्याऊ प्याऊ पर से तो गिव अप नहीं करने वाला। ये सुनकर सभी को उस पर काफी गुस्सा आता है कि एक फैमिली का वारिस होकर ये इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। लेकिन वेचू अपनी बात रख के प्याऊ प्याऊ का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में प्याऊ प्याऊ आने वाले कंपटीशन को लेकर डर रही थी कि अगर मैं हार गई तो तुम अपनी फैमिली वालों को क्या जवाब दोगे। पर वेचू उसे भरोसा दिलाता है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो। इतना कहकर वो उसे अपनी फैमिली की ऑथेंटिक ताइची सिखाने लगता है। आगे यहाँ पर उस काले कपड़े वाली लड़की का राज भी खुल जाता है। दरअसल में वो शाओ शाओ थी। वो हायांग के पीछे इसीलिए पड़ी थी क्योंकि उसे प्याऊ प्याऊ और वेचू के बारे में जानना था। अब शाओ शाओ किसके लिए काम करती है ये चीज तो हमें अभी भी नहीं बताई जाती। आगे कंपटीशन के अगले दिन वेचू उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि प्याऊ प्याऊ इसके लिए हाँ कह देती है। अभी ये दोनों कंपटीशन का सारा स्ट्रेस भगाने के लिए डांस कर रहे थे। अगले दिन तानलिन की बॉक्सिंग टीम बिल्कुल रेडी थी ताइची वालों से फाइट करने के लिए। पर ताइची के सभी मेंबर्स का पेट अचानक से ही खराब हो जाता है। ये देखकर तानलिन उस पर काफी हंस रहा था कि तुम लोगों ने तो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही हार मान ली कि वहाँ पर वेचू प्याऊ प्याऊ को लेकर आता है। वेचू इन सभी लोगों को बताता है कि प्याऊ प्याऊ ने ताइची फैकल्टी को ज्वाइन कर लिया है तो इस हिसाब से वो इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकती है। फिर कंपटीशन शुरू होता है जहां पर प्याऊ प्याऊ एक के बाद एक करके जूडो, कराटे और बॉक्सिंग टीम के मेंबर्स को हराती जा रही थी कि तभी ही वहां पर तानलिन के ग्रुप में से शाओ शाओ आती है। वो यहाँ पर खुद को तानलिन के ग्रुप की लीडर कह के इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसको सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये पहले कितनी मासूम सी लड़की बनने का दिखावा करती थी मगर ये अंदर ही अंदर में तानलिन के ग्रुप की लीडर थी। सबसे ज्यादा यहाँ पर जिसे बुरा लगा था वो था हायांग, क्योंकि वो उसे मन ही मन में पसंद करने लगा था और शाओ शाओ का इस तरह से उसे धोखा देना उसे काफी हर्ट कर जाता है। वहीं प्याऊ प्याऊ की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं कि वेचू पर बार बार जो लड़की हमला कर रही थी वो दरअसल में उसकी बेस्ट फ्रेंड शाओ शाओ ही थी। वो एक बार वेचू की तरफ देखती है कि वेचू उसे इशारे से ही कहता है कि इस तरह से कमजोर मत पड़ो और इससे लड़ो। प्याऊ प्याऊ उसकी बात मानकर शाओ शाओ के साथ फाइट करती है। यहाँ पर शाओ शाओ की स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी थी मगर प्याऊ प्याऊ के सामने वो टिक नहीं पाती। इस कंपटीशन को देखने के लिए ग्रैंडमा भी आई थी। जब प्याऊ प्याऊ इस कंपटीशन को जीत जाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है मगर वो अपनी खुशी सभी लोगों के सामने जाया नहीं करती और बिना किसी से मिले हुए चली जाती है। यहाँ पर हमें एक और बात पता लगती है कि कल रात शाओ शाओ इन सभी लोगों के लिए खाना लेकर आई थी, जिस वजह से इन सभी का पेट खराब हो गया और ये लोग कंपटीशन में लड़ नहीं पाए। शाओ शाओ ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि उसे प्याऊ प्याऊ से फाइट करनी थी। कंपटीशन के खत्म हो जाने के तुरंत बाद ही प्याऊ प्याऊ शाओ शाओ से बात करने के लिए चाहती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड थे, तुमने सिर्फ मुझसे ही नहीं बाकी सभी लोगों से भी झूठ बोला है। शाओ शाओ इस पर बस इतना ही कहती है कि तुमने मेरे सारे हमलों को काफी अच्छी तरीके से डॉच किया, यानी कि वेचू ने तुम्हें अच्छे से सिखाया है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं तुमसे हार गई। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। प्याऊ प्याऊ से ठीक से बात भी नहीं करती। वहीं ताइची फैकल्टी में सभी लोग जीतने पर सेलिब्रेशन कर रहे थे पर हायांग खुश नहीं था। उसे पता लगता है कि
कि शाओ शाओ बाईची सेक्ट से बिलोंग करती है और वो वहाँ की लीडर है। बाईची सेक्ट ये वही ग्रुप है जिसने 1.5 साल पहले वेचू के ऊपर हमला किया था, जिस वजह से वेचू अपाहिज हो गया था। और वो जो फंगसी नाम का गुंडा था वो दरअसल में शाओ शाओ के ही फादर थे। सारा सच जानने के बाद हायांग सेलिब्रेशन को छोड़कर शाओ शाओ के पीछे जाता है उसे ढूंढने के लिए। जब वो उसे मिलती है कि वो उसे पीछे से हक करके कहता है कि मुझे पता है कि तुम वैसी लड़की नहीं हो, तुम्हें पक्का किसी ने फोर्स किया होगा। लेकिन शाओ शाओ उसे अपना पीछा छुड़ाकर उसे काफी बदतमीजी से बात करती है कि तुम मुझसे दूर रहो। हायांग उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। इस पर वो कहती है कि तुम मेरे प्लान का बस एक हिस्सा थे और ये सब कुछ मैं नाटक कर रही थी, लेकिन अब से मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ वो चिकनी चुपड़ी बातें करने में मुझे काफी डिस्गस्टिंग फील होता था। इतना कहकर वो चाह रही थी कि वो दोबारा उसे रोकता है तो शाओ शाओ उसे मार कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं प्याओ प्याओ अब ऑफिशियली ताइची फैकल्टी में एंटर करती है कि उसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उसे भाभी भाभी कह के बुलाने लगते हैं, जिसको सुनकर ये दोनों ही शर्मा जाते हैं। फिर हमें बाईची सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ शाओ इन सभी की लीडर थी कि वहाँ पर तानलिन आता है। इन सभी का मकसद बस यही था कि ताइची को दुनिया से खत्म करना। यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि तानलिन शुरुआत में जिस मिस्टीरियस पर्सन से बात कर रहा था फोन पर वो दरअसल में शाओ शाओ थी। तभी ही वहाँ पर तानलिन के अंकल साउतियान आते हैं जो कि काफी सालों पहले विदेश भाग गए थे। ये अंकल वापस आने के तुरंत बाद ही शाओ शाओ से फाइट करके उसे हराने के बाद तानलिन को यहाँ का सेक्ट लीडर बना देते हैं। अंकल के इरादे काफी ज्यादा गलत थे। तानलिन पावर की आड़ में अभी ये चीज नहीं देख पाता। अंकल ने तानलिन को यहाँ का सेक्ट लीडर जानबूझकर बनाया था ताकि वो आगे चलकर तानलिन को अपने इशारों पर नचा सके। आगे ये अंकल साउतियान शाओ शाओ को मारने के लिए अपने कुछ बंदों को उसके पीछे भेज देता है। शाओ शाओ अभी काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी, मगर वो अंकल के गुंडों से बचने में कामयाब हो गई थी कि तभी ही रास्ते में उसे वेचू और प्याओ प्याओ मिल जाते हैं। ये दोनों शाओ शाओ की ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। शाओ शाओ ने भले ही प्याओ प्याओ को धोखा दिया हो, मगर प्याओ प्याओ अभी भी उसे अपना फ्रेंड मानती थी। डॉक्टर इलाज करने के बाद कहते हैं कि इसे चोटें तो लगी है पर ये इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, ये ठीक हो सकती है। एक फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि सभी एल्डर्स ने शाओ शाओ को ये झूठ बोला कि तुम्हारे ग्रैंडपा फंगसी उसको वेचू ने खत्म कर दिया। वेचू बहुत ही ज्यादा पार्शलिटी करता है। वेचू नहीं चाहता कि बाईची सेक्ट के लोग ताइची सीखे, इसलिए उसने तुम्हारे ग्रैंडपा का ये हश्र किया। हालांकि इन सभी की बातें सरासर झूठ थी, मगर शाओ शाओ और तानलिन को इस पर यकीन हो जाता है और वो दोनों ही वेचू के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जैसे ही शाओ शाओ को होश आता है कि वो यहाँ से भाग जाती है, वहीं हायांग शाओ शाओ ने जो उसे धोखा दिया उसी वजह से बेचारा देवदास बनकर बैठा था। वेचू से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। वो उसे बाहर एक्सरसाइज करवाने के लिए ले जाता है ताकि वो पुरानी बातों को भूल सके और अपने ऊपर कुछ ध्यान दे सके। लेकिन तभी ही उसे शाओ शाओ मिल जाती है जिसके पीछे अंकल के गुंडे पड़े थे। उसे मुसीबत में देखकर शाओ शाओ बिल्कुल एक हीरो की तरह उन सभी गुंडों से फाइट करके उन सभी को वहां से भगा देता है। शाओ शाओ की पहले की इंजरीज अभी भी ठीक नहीं हुई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये देखकर हायांग उसे उठाकर अपने घर लेकर आता है। वेचू कहता है कि देखकर लगता है कि इसे अपने सेक्ट से निकाल दिया गया है। हायांग अभी भी उसे प्यार करता था, इसलिए वो वेचू से कहता है कि इसने पहले जो कुछ भी किया हो पर मैं इसे पसंद करता हूँ और इसका ध्यान रखना चाहता हूँ। इस पर वेचू कहता है कि तुम जानते हो कि ये हमारी दुश्मन है, मगर फिर भी ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है। अगर इसने तुम्हें दोबारा धोखा दिया तो वापस से देवदास मत बन जाना। लेकिन हायांग को शाओ शाओ पर पूरा भरोसा था। जब उसे ये पता लगता है कि शाओ शाओ को तो उसके एल्डर्स ने कितना बड़ा झूठ बोला है कि वो वेचू के साथ मिलकर उसे सारा सच बताता है। वो कहता है कि उसके ग्रैंडपा ही वो इंसान थे जिसने इन सभी वारिस को इकट्ठा करके उसे किडनैप किया और उसे मारने की कोशिश की। वेचू ने यहाँ पर पुलिस वालों को भी बुलाया था ताकि शाओ शाओ की जो गलत फहमियां है वो अच्छे से क्लियर हो सके। वो लोग उसे बताते हैं कि फंगसी ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया था। उसके अरेस्ट हो जाने के बाद जेल के अंदर ही उसने अपनी जान ले ली। वेचू ने उसे नहीं मारा था
उल्टा उसने वेचू के पैरों को डिसेबल कर दिया था। शव शव को सारा सच जानने के बाद बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। ये सभी लोग अभी भी उसके साथ थे जब वो उनसे माफी मांगती है कि ये लोग फटक से उसे माफ कर देते हैं। आगे वेचू की ग्रैंडमा प्याऊ प्याऊ से मिलने आई थी। अब उसने प्याऊ प्याऊ को एक्सेप्ट कर लिया था और उसके मन में दादाजी को लेकर जितने भी ग्रजेस थे उनको भी उसने मिटा दिया था। फिर शव शव हायांग के साथ मिलकर ताइची फैकल्टी को ज्वाइन कर लेती है। अभी ये सभी लोग आने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। वहीं तानलिन को भी अब अंकल साउतियान की सच्चाई के बारे में पता लग गया था कि ये इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत सारे क्राइम से जुड़ा हुआ है। तानलिन इसके बारे में बाकी सारे एल्डर्स को बता पाता उससे पहले ही अंकल साउतियान उसे किसी रूम में बंद कर देते हैं। आगे कुछ दिनों के बाद मार्शल आर्ट के कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग सेक्ट के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। उनमें से एक ताइची फैकल्टी थी तो दूसरी तरफ साउतियान और उसके गुंडे लोग थे। एक बंदा अनाउंस करता है कि ये कंपटीशन 1 महीने से भी ज्यादा देर तक चलने वाला है और इसके टोटल 4 राउंड है। जो कोई भी इस कंपटीशन को विन करेगा उसे विदेश में ले जाया जाएगा और बहुत सारे और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पर पहले दिन तो सिर्फ रूल्स के बारे में ही सब कुछ बताया जाता है। यहाँ पर हमें इन दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शव शव कहती है कि शुरुआत में तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ये तो मुझे वेचू को मारना था इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी। हायांग कहता है कि उसी दौरान मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला, मगर फिर भी मैं कूल होने का दिखावा करता रहा, तुम्हें भाव नहीं देता था जानबूझकर, क्योंकि मुझे ये काफी पसंद आ रहा था जिस तरह से तुम मेरे पीछे पड़ी थी। शव शव कहती है कि पास्ट में जो कुछ भी हो गया हो, लेकिन अब तो हम दोनों एक दूसरे को सचमुच में पसंद करते हैं। अगले दिन पहला राउंड शुरू हो गया था। पहले के 3 जो राउंड थे वो तकरीबन 30 दिनों तक चलते हैं, जिसको जीतना ताइची फैकल्टी वालों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। मगर जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो आखिरी राउंड में थी। आखिरी यानी कि चौथा राउंड जब शुरू होता है कि उन सभी का सामना अंकल साउतियान के बंदों से होता है। ये सभी लोग कंपटीशन के दौरान गंदे ट्रिक्स खेलकर जीत रहे थे। ये सब कुछ देखकर वेचू एक बात समझ गया था कि आखिरी का जो राउंड होने वाला है प्याऊ प्याऊ वर्सेस अंकल, तो इसमें अंकल पक्का प्याऊ प्याऊ को मारने की कोशिश करेंगे। जब इन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू होता है कि जैसा कि वेचू ने अनुमान लगाया बिल्कुल वैसा ही होता है। उसने तो आते ही सीधा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो प्याऊ प्याऊ पर कोई जानलेवा हमला करने चाहते कि वेचू इस गेम को बीच में ही रोक देता है एंड कहता है कि प्याऊ प्याऊ ने अपनी हार मान ली है। अगर वेचू उसे नहीं रोकता सही टाइम पर तो ये अंकल तो उसे अपाहिज करके ही छोड़ता। आगे वेचू कहता है कि ताइची फैकल्टी का लीडर होने के नाते मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। आगे इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। वेचू को 2 मिनट भी नहीं लगते इस अंकल को हराने में। अनाउंसमेंट होती है कि 1.5 महीने से चलते आ रहे इस कंपटीशन को फाइनली ताइची फैकल्टी वालों ने जीत लिया है। तभी ही वहाँ पर तानलिन पुलिस को बुला कर आता है, जो कि अंकल को अरेस्ट कर लेती है। दरअसल में आखिरी राउंड स्टार्ट होने से पहले अंकल ने ताइची फैकल्टी वालों को किडनैप करने की कोशिश की थी, मगर वेचू की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। वेचू ने सही टाइम पर पुलिस को बुला लिया, जिसने उन लोगों को तो बचाया ही साथ में तानलिन को भी बचाया। अंकल सिर्फ किडनैपिंग में ही नहीं बाकी और सारे क्राइम में भी इन्वॉल्व थे, तो उसको अपने हिसाब से सजा मिल जाती है। आगे तानलिन के मन में भी जो वेचू के लिए गलतफहमी थी शव शव उसे दूर करती है। पहले बॉक्सिंग क्लब और ताइची फैकल्टी में जो हमेशा ही फाइट चलती रहती थी अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आगे हम इन दोनों को बातचीत करते देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा मान गई थी कि उसकी जो ऑथेंटिक ताइची है उसे हर कोई सीख सकता है। वो ग्रैंडपा से कहती है कि वेचू की बात को मैं पहले क्यों नहीं समझ पाई, इस वजह से पता है कि मैं काफी सालों तक तुमसे नफरत करती रही। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब तो बस फिजूल की बातें थी। वेल यहाँ पर जो ग्रैंडपा थे जब वो अपनी जवानी में ग्रैंडमा के पास से ताइची सीखने गए थे तब वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उसका पूरा घर परिवार था, इसलिए उन्होंने ग्रैंडमा से शादी करने से मना किया। वो अपनी इस गलती के लिए दोबारा उसे माफी मांगते हैं कि इस बार दादी माँ उसे माफ करने के लिए रेडी हो जाती है। आगे ये सभी लोग ग्रेजुएट हो गए थे, इसलिए वेचू के घर पर आकर ये सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे
कि प्याओ प्याओ को यूशन का कॉल आता है। यूशन ने इन सभी लोगों को ग्रेजुएट होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए कॉल किया था। बाकी सभी लोग तो उसे काफी अच्छे से बात करते हैं, पर वेचू उसे देखकर वापस से जेलस हो गया था। वो उससे कहता है कि जब तुम दोबारा चाइना आओगे तो हम एक एक बोर्ड गेम खेलेंगे और देखेंगे कि किसका IQ सबसे ज्यादा है। ये सुनकर प्याओ प्याओ जल्दी से उसे गुड बाय कह के कॉल कट कर देती है। डिनर करते टाइम हायांग सभी लोगों को बताता है कि मैंने ऑलरेडी एक जगह देख ली है जहाँ पर हम लोग अपना ताइची स्कूल बनाएंगे। उसके इस फैसले से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। उस कंपटीशन को विन करने के बाद ताइची फैकल्टी वाले सभी लोग एब्रॉड जाने वाले थे अगले बड़े कंपटीशन के लिए। तो जाने से पहले वेचू प्याओ प्याओ को शादी के लिए पूछता है, जिसके लिए वो हाँ कह देती है। अब यहाँ पर प्याओ प्याओ शादी के लिए मान तो गई थी, मगर वेचू अपने पैरों की इंजरी की वजह से उसके साथ एब्रॉड नहीं आने वाला था। वो वेचू से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए अभी काफी ज्यादा रो रही थी कि वेचू उससे कहता है कि रोना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अब मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। प्याओ प्याओ कहती है कि अगर ऐसा ही था तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, खामखा मैं इतना टेंशन नहीं लेती। कहानी के लास्ट में हमें इन सभी लोगों को एब्रॉड में कंपटीशन में दिखाया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।